गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको समास के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो समास क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। समास क्या है? समास जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है, तो समास कहलाता है। समास यानी कि दो या उससे अधिक शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण होता है, तब वह क्या कहलाता है? समास। समास का अर्थ संक्षेपीकरण भी है। ठीक है, समास का अर्थ है संक्षेपीकरण, यानी कि किसी भी चीज को संक्षेप में कर देना, वह कहलाता है संक्षेपीकरण। ठीक, अब देखिए समास। अब यह आगे आपको समझ में कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बने तो यह प्रक्रिया जो है समास कहलाती है। और समास का अर्थ है संक्षेपीकरण, यानी कि किसी भी शब्दों को छोटा कर देना। अब इसके बाद आपका आता है समस्त पद। समस्त पद, अब देखिए समस्त पद क्या है? समास प्रक्रिया से बने नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। समास प्रक्रिया से बने नए शब्द को समस्त पद कहा जाता है। समस्त पद कहते हैं। ठीक, अब आपका आता है तीसरा चीज विग्रह। विग्रह माने अलग कर देना। समास विग्रह। संधि में आपने विच्छेद पढ़ा है। विच्छेद माने अलग कर देना, अलग अलग भिन्न भिन्न कर देना, और विग्रह माने भी अलग कर देना। समस्त पद का विग्रह करके, यानी समस्त पद को अलग करके उसे पहले वाली स्थिति में ला देना ही समास विग्रह कहलाता है। समस्त पद को अलग करके उसे पुनः पहले वाली स्थिति में लाना, समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। ठीक, ये हो गया। अभी हमने आपको बताया समास क्या है। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है तो समास कहलाता है। फिर हमने बताया समस्त पद। समस्त पद समास प्रक्रिया से बने नए शब्द को समस्त पद कहा जाता है। समास विग्रह समस्त पद को अलग करके उसे फिर पुरानी वाली स्थिति में ले आना ही समास विग्रह कहलाता है। अब देखिए कि इससे हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे संधि में हम करते हैं उसी प्रकार से समास में तो नहीं है। नहीं, अंतर है। तो क्या अंतर है? कि संधि और समास में, संधि और समास में अंतर, संधि और समास में अंतर है।
ठीक है, क्या है? अब देखिए संधि क्या है, पढ़ चुके हैं आप। संधि, संधि और समास दोनों में मिलान की प्रक्रिया है, दोनों में मिलान की प्रक्रिया है, परंतु दोनों में बहुत अंतर है। क्या है? संधि दो वर्णों का मेल है। संधि में उच्चारण नियमानुसार कहीं एक वर्ण में तो कहीं दोनों वर्णों में होता है, और संधि का शब्दों के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौन कौन से? संधि दो वर्णों का मेल है, ठीक। संधि क्या है? दो वर्णों का मेल है, और समास क्या है? दो शब्दों का। फिर और क्या है? संधि का शब्दों के अर्थ पर, अभी हम आपको सिर्फ इतना ही बताएंगे। संधि का शब्दों के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुख्य अंतर जान लीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु इसके विपरीत समास क्या है? दो शब्दों या पदों का मेल है। समास दो शब्दों या पदों का मेल है, ठीक। फिर और क्या है? समास में शब्दों के अर्थ पर प्रभाव पड़ता है, और कभी कभी दोनों पदों के अर्थ जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। समास का शब्दों के अर्थ पर प्रभाव पड़ता है, अर्थ पर प्रभाव पड़ता है, और कभी कभी और क्या होता है? कभी कभी दोनों पदों के अर्थ, दोनों पदों के अर्थ भिन्न हो जाते हैं। ये हो गया। अब देखिए कि समास क्या अंतर समझ में आया कि संधि दो वर्णों का मेल है, जबकि समास दो शब्दों या पदों का मेल है। संधि का शब्दों के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, समास का शब्दों के अर्थ पर प्रभाव पड़ता है, और कभी कभी ये दोनों पदों के अर्थ जो है वो भिन्न हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब देखिए समास के कितने भेद। समास के भेद, समास के भेद कितने भेद है समास के? समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययीभाव और बहुव्रीहि। पहला आपका हो गया तत्पुरुष समास, ठीक। दूसरा आपका हो गया कर्मधारय, और तीसरा द्विगु, चौथा द्वंद्व, पांचवा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि लास्ट में आ जाएगा। पांचवा आपका ये हो गया अव्ययी भाव, और छठा क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। ये हो गए 6। अब आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जहां दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास के जो वाक्य आते हैं वहां पर दूसरा पद प्रधान होता है, और समस्त पद बताते समय कारक की विभक्तियां जो है वो लोप हो जाती है। दूसरा पद प्रधान हो जाएगा, और जब उसका समस्त पद बनेगा तब क्या होगा? जो उसमें विभक्ति लगी होती है कारक की, वो जो है खत्म हो जाती है, तो वहां तत्पुरुष समास होता है। कर्ता तथा संबोधन कारक के अतिरिक्त
अन्य सभी 6 कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। अब देखिए ये अकेला तत्पुरुष समास के 6 भेद हो गए। कौन कौन से? अभी कारक आपने पढ़ा है, कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, वही जो कारक है संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध और अधिकार। ये हो गया। फिर आपको आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जिस समस्त पद में पूर्व तथा उत्तर पद विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जहाँ उपमान, उपमेय और विशेषण और विशेष्य का संबंध है वह कहलाएगा कर्मधारय। कई बार किसी प्राणी या वस्तु के गुणों की समानता किसी अन्य प्राणी या वस्तु के गुणों से की जाती है। उपमा दी जाती है ना कि देखो तुमसे तेज तो जो है श्वेता है पढ़ने में। ये एक तरीके से जो कंपेयर किया जाता है, जो तुलना की जाती है। कई बार किसी प्राणी या वस्तु के गुणों की समानता किसी अन्य प्राणी या वस्तु के गुणों से की जाती है। ऐसे में जिसकी समानता की जाती है उसे उपमेय और जिससे समानता की जाती है उसे उपमान है। जिसकी समानता की जाती है, यानी मान लिया मेरी समानता किसी और से की गई तो हम हो जाएंगे उपमेय, और जिस व्यक्ति की समानता की जाती है वह हो जाएगा उपमान। तो ये हो जाते हैं कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास में हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है। इसके बाद आपका आता है द्विगु। द्विगु समास के अंतर्गत समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाची हो। जहां पर संख्या का ज्ञान हो वहां जान जाइए कि द्विगु समास है। संख्यावाची हो और किसका ज्ञान हो? समूह का, ग्रुप का बोध, वह द्विगु समास है। जैसे सप्त ऋषि, 7 संख्या ऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह, समूह का ज्ञान कराए जहां वह द्विगु समास। तिरंगा, 3 रंगों का समावेश, द्विगु समास। नवरत्नों का समावेश, द्विगु समास। त्रिवेणी, 3 वेड़ियों का समावेश, द्विगु समास। जहां पर संख्या और समूह का बोध हो वह कहलाते हैं द्विगु समास। अब आपका आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जब समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व, आगे भी और पीछे दोनों पद एक समान हो, तब समास करने पर योजक शब्दों को तथा और या एवं अथवा का लोप हो जाता है। योजक चिन्ह जानते हैं ना क्या होता है? योजक चिन्ह ये है, जैसे मान लिया हमने लिखा माता पिता, ये बीच में जो चिन्ह लगा है ये कहलाता है योजक चिन्ह। जैसे अब कैसे इसको आपको करना है, इसमें तथा और या अथवा का लोप हो जाता है, उसकी जगह पर क्या हो जाएगा? योजक चिन्ह। मान लिया हमें लिखना है भाई और बहन। द्वंद्व समास में इसको क्या करेंगे? भाई योजक चिन्ह, बहन किसका लोप हो गया? और का। तो इस तरीके से जहां योजक चिन्हों का प्रयोग हो जाएगा वहां पर द्वंद्व समास। अब इसके बाद आपका आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जब समास में पूर्व पद, पहला पद जो है वो अव्यय हो और उसके योग से बना समस्त पद भी अव्यय बन जाए। पहला पद तो अव्यय हो ही, लेकिन उसके योग से जो समस्त पद बना है, उसके जोड़ से जो समस्त पद बना है वह भी अव्यय ही बन जाए, वे कहलाते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जैसे भर पेट, पेट भर कर। आमरण, मरण तक, प्रत्यक्ष आंखों के सामने। बेमिसाल, जिसकी मिसाल न हो।
यथा समय, समय के अनुसार, हर घड़ी, घड़ी घड़ी। तो इस तरीके से पहला पद भी अव्यय हो जाए और समस्त पद बनने के बाद समस्त पद भी अव्ययी हो जाए, तब वहां पर क्या हो जाएगा? अव्यय भाव समास। अब आपका आता है बहुव्रीहि समास। जब समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान न हो, एक भी पद प्रधान नहीं है और कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए, वहां पर बन जाता है बहुव्रीहि समास। यानी जो पहला और दूसरा पद है वह उसमें से कोई भी पद प्रधान नहीं है, कोई तीसरा पद आकर के वो अपना प्रधानी दिखाने लगता है, वहां पर बन जाएगा आपका कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, कौन है ये? गणेश। दशानन, 10 है आनंद जिसके, 10 सिर जिसके हैं, कौन है? रावण। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, कौन है? शिव शंकर। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, भगवान विष्णु। तो इस तरीके से अन्य पद आके प्रधान हो गया। प्रधान कौन हो गए? गणेश जी हो गए, शंकर भगवान हो गए, विष्णु भगवान हो गए, अन्य पद आके प्रधान हो गया। और जो इसमें थे दोनों पद वे प्रधान नहीं हुए, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब देखिए कि समासों में कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? गुणवाचक विशेषण, उपमान और उपमेय, विशेषण और विशेष। द्विगु समास में संख्या और समूह। फिर कर्मधारय और बहुव्रीहि में कर्मधारय समास के समस्त पद का पूर्व पद गुणवाचक, विशेषण, उपमान, उत्तर पद, विशेष, उपमेय होता है। और बहुव्रीहि समास में समस्त पद के दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। बहुत सरल है बहुव्रीहि समास। यानी कि वो जो उसमें शब्द है, जो वाक्य हैं, उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। जब वो पूरे वाक्य आप पढ़ेंगे तो वो किसी तीसरे की तरफ इशारा करता है, वहां हो जाता है बहुव्रीहि समास। अब आपको यह बताना है कि बहुत से लोग कर्मधारय और द्विगु समास को तत्पुरुष समास के ही उपभेद मानते हैं। वे ये जानते हैं कि कर्मधारय और द्विगु समास जो है वो तत्पुरुष समास के ही उपभेद है, क्योंकि इन दोनों समासों में भी पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होते हैं। इसलिए इस चीजों को लेकर के काफी लोग असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि कर्मधारय और द्विगु ये दोनों तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। ठीक है। अब हमने आपको पढ़ाया था कि कर्मधारय समास में जो है वो कई बार किसी प्राणी या वस्तु के गुणों की समानता किसी अन्य प्राणी या वस्तु के गुणों से की जाती है ना। ऐसे में जिसकी समानता की जाती है वह उपमेय और जिससे समानता की जाती है वह उपमान कहलाता है। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान हो जाते हैं। विशेषण विशेष्य का विग्रह करते समय पूर्व पद के बाद है जो लगाते हैं। जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जिनका, पीला है जो अंबर। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। ठीक। सुविचार, अच्छे हैं जो विचार। नील कमल, नीला है जो कमल। अंधकूप, अंधा है जो कुआं। दुरात्मा, बुरी है आत्मा। सदधर्म, सत है जो धर्म। तो इस तरीके से बीच में हम जो इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो लगाते हैं, वह कहलाते हैं क्या? विशेषण विशेष, यानी कर्मधारय के तीन। अब आता है आपका उपमान उपमेय। इनका विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य समान या रूपी पद का प्रयोग होता है, यानी कि हम उसके समान या उसके रूपी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कैसे? प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। शब्द देखिएगा, उपमेय उपमान, हमने उसकी समानता की प्राणों से, यानी कि जैसे हमारे लिए प्राण मेरे प्रिय हैं वैसे ही वो व्यक्ति हमारे लिए प्रिय है।
हमने उसकी समानता की, उसकी तुलना की प्राणी से। मृग लोचन, मृग माने हिरण, लोचन माने आंख, हिरण के समान नेत्र, चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, कमल नयन, कमल के समान नयन, विद्या धन, विद्या रूपी धन। तो इस तरीके से जो है कर्मधारय समास को भी दो रूपों से, जो हमने पहले आपको बताया था, विशेषण विशेष्य और उपमेय और उपमान, उपमान और उपमेय के माध्यम से समझा जाता है। और तत्पुरुष समास के जो है, जो तत्पुरुष समास है, उसमें 6 कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास को बताया गया है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिक। तो बच्चों, आज आपको अच्छे से समास पाठ समझ में आ गया होगा।